पढ़ के देखिए सब लोग, बताइए दोनों क्वेश्चन सेम है कि अलग अलग है? सेम है। एक में बस ओ से सी ज्वाइन नहीं किया है, जो बुक का क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो बुक का क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है इससे, बाकी क्वेश्चन सेम है। बस हमें बुक के क्वेश्चन में क्या लिखना पड़ेगा, ज्वाइन ओ टू सी। समझ में आ रहा है सब लोगों को? बताइए। आदित्य, अनामिका, अब देखो बनाएंगे, बनाना बहुत आसान है इसको। एक लाइन में बन जाएगा क्वेश्चन आप लोगों का। इसको हटाते हैं। सर्कल में 2-3 रूल होते हैं, ठीक है? उसमें से एक रूल क्या होता है, देखो, अगर यहाँ पे 90 का एंगल बन रहा है, यहाँ भी 90 का एंगल बनेगा, क्योंकि इसमें खुद बोल रहा है कि एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट टू अ सर्कल। है, देखो पैरेलल है, तो पैरेलल है तो यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 90 का बनेगा यहाँ पे, है ना? टेंजेंट है तो भाई 90 का बनवे करेगा यहाँ पे। और ऐसे भी बनना भी चाहिए ताकि इसको इसको जोड़ने पे 180 आ जाए। विथ सेंटर ओ एंड अनदर टेंजेंट ए बी, एक और टेंजेंट है ए बी, तो यहाँ पे सी के पास 90 का एंगल बनेगा। विथ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट एट सी, सी है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स वाई डैश, इसको बी पे बोल रहा है कि इसको ए पे काट रहा है और इसको बी पे काट रहा है। बात सही भी है ये वाला। हमें प्रूव करना है कि एंगल ए ओ बी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अगर एंगल ए ओ बी 90 आपको प्रूव करना है, मतलब आपको ए वाला एंगल 90 प्रूव करना है, ए ओ बी। देखो ए ओ बी 90 प्रूव करना है। तो आप खुद बताओ, आप लोग को हम बताए थे, क्या ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट होगा? बताइए, इसमें देखो तो, बताइए जी। ये वाला इसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा आरएचएस से। कैसे? देखो बीच का साइड कॉमन हो गया हाइपोटेनस, और 90 का एंगल यहाँ पे, 90 का एंगल यहाँ पे, हाई रेडियस रेडियस, हाइपोटेनस कॉमन हो गया। तो आरएचएस से दोनों बताओ कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो मैंने कराया है। ऐसे ही इसको देखो, 90 का एंगल यहाँ पे, 90 का एंगल यहाँ पे, ये भी हाइपोटेनस कॉमन, ये रेडियस रेडियस, आरएचएस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो अगर ए वाला एंगल एक्स होगा, ध्यान देखिएगा, अगर ये, चलो इसको लिखते हैं एक्स लिख देते हैं, एक्स नहीं लिखा ना, छोटका एक्स। अगर ये वाला एंगल एक्स होगा तो इसका बगल वाला एंगल भी कितना होगा, ये भी एक्स ही होगा, होगा, क्योंकि भाई दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है आपस में। और अगर ए वाला वाई होगा तो इसके बगल वाला भी एंगल कितना होगा, वाई ये होगा। ये वाला भी एंगल कितना होगा, वाई होगा। अभी बताओ, अगर मैं सबको जोड़ दूं यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 180 आना चाहिए। एक्स प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। हो तो गया प्रूफ। एंगल ए ओ बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हो गया प्रूफ। एक बार पहले कर चुके हैं इसको, ठीक है, पहले भी कर चुके हैं। सब लोग समझ में आया, जितने लोग क्लास में हैं, जो लोग सर्कल पढ़े हैं, क्लियर है? ठीक है, बाकी इसको खुद से लिख लोगे कि ओ ए बराबर ओ ए, है ना, किसमें जी, इन ट्रायंगल, जैसे ओपीए
एंड ट्रायंगल OCA, ऐसा लिखना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। OA बराबर OA हाइपोटेनस कॉमन हो जाएगा, एंगल P बराबर एंगल C बराबर 90 डिग्री, और OP बराबर OC बराबर रेडियस बाई RHS। आपका ट्रायंगल OPA कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल OCA के, इसीलिए AX बराबर Y, एंगल POA बराबर एंगल OCA बराबर X। ये आपको खुद से लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे इसके लिए लिखना पड़ेगा सिमिलरली, इसके लिए एक समय माना है तब लिख देंगे इससे। बताइए सब लोग क्लियर है? श्रेया, सृष्टि, अनामिका, पवन, आगे बढ़े। ठीक, सब आसान क्वेश्चन है, बुक के सीधे क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, हो सकते है सब नोट्स में ऐड कर लीजिएगा इस वाले क्वेश्चन को। 27 से मतलब बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आएंगे, आप लोगों को कराएंगे सैम्पल पेपर में ऐसे क्वेश्चंस। ये आपका HCF का क्वेश्चन है। HCF और LCM हम लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें HCF का क्वेश्चन है। अच्छा, HCF कब निकालते हैं अगर मैं आपसे पूछूं? जैसे मान लो मैं 3 नंबर देता हूँ, 3, 6, 9। मैं आपसे पूछता हूँ सबसे छोटा नंबर बताओ, सबसे छोटा। अब मैंने आप लोगों को पढ़ाया नहीं है HCF LCM, मतलब स्कूल में तो पढ़े होगे वहां पे मेरे से। मैं ऐसे पूछ, सबसे छोटा नंबर यहाँ पे नहीं पढ़ाया, जो इन सबसे डिविजिबल हो। तब बताओ इस केस में क्या निकालेंगे, LCM की HCF? सबसे छोटा नंबर बताना है जिसमें इससे भी भाग लग जाए, इससे भी भाग लग जाए, इससे भी भाग लग जाए। तब क्या निकालेंगे? तब निकालेंगे LCM। 3, 6, 9 का जो किया आएगा 18। 18 सबसे छोटा नंबर होगा जिसमें 3 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी और 9 से भी। लेकिन अगर ऐसे बोले कि सबसे छोटा नंबर बताइए, सबसे छोटा नंबर जो इन सब को, इसका उल्टा, इन सब को डिवाइड करता हो। सब छोटा नहीं, सबसे मतलब सबसे बड़ा यहाँ पे लिखना पड़ेगा। HCF माने क्या होता है? हाईएस्ट होता है ना, सबसे बड़ा, सबको डिवाइड करता हो। तो पूछ रहा है कि वह कौन सा सबसे बड़ा नंबर है जिसमें, जिससे अगर भाग देंगे तो इसमें भाग लग जाएगा, इससे भाग लग जाएगा, इससे भाग लगेगा। तो बोलोगे चलो चेक करते हैं। जैसे 9, तो 9 से बस इसमें भाग लगेगा, इसमें भाग नहीं लगेगा। बोलोगे सर 6 ले लेते हैं, 6 से सिर्फ इसमें लगेगा। बोलोगे सर फिर 3 ले लेते हैं, तो 3 से इसमें भाग लग जाएगा, इसमें भी लग जाएगा, इससे भी लग जाएगा। तो इस केस में क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे HCF 3, 6, 9 का। ये क्या होगा? या तो सबसे छोटा नंबर, नहीं तो इसका फैक्टर, तो यह आ जाएगा आपका 3। तो HCF कब निकालते हैं? जब हमें क्या करना हो, जो भी दिए गए नंबर वो किस किस से मतलब सारे के सारे किस बड़े नंबर से डिवाइड हो जाएंगे, निकालना हो तो हम HCF निकालेंगे। और LCM कब निकालते हैं? जब हमको पता करना हो कि वह सबसे छोटा नंबर क्या हो जिसको ये नंबर डिवाइड करते हैं। तो समझ में आ रहा है सब लोगों को? ये बात सब लोग क्लियर है? भारती जी, आदित्य, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, देखो क्या बोला है। बोला है कि किसी वर्कशॉप में टीचर्स हैं। किसके टीचर हैं जी? 3 गो सब्जेक्ट है यहाँ पे, इंग्लिश है, हिंदी है और साइंस है। मान लो ये हो गए आपके 3 टीचर हो गए, इंग्लिश के, हिंदी के, साइंस के। कितने कितने? 36 इंग्लिश के हैं, 60 आपके हिंदी के हैं और 84 साइंस के। इतने टीचर्स हैं, माने 36 गो खाली तो इंग्लिश का टीचर है, और हिंदी का कितना टीचर है? 60 गो, और साइंस का है 84 गो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स। देखो क्या पूछा, क्या है हमसे,
हमसे रूम पूछ रहा है कि सबसे कम नंबर ऑफ रूम्स बताइए जिसकी आवश्यकता है, रिक्वायर्ड, इफ ईच if in each room same number of teachers are to be seated and all of them being of same subject। जैसे आपने बोला चलो सर 5 गो रूम का काम पड़ेगा, 5 गो, 1 2 3 4 5, अंदाज से बताया 5 गो काम पड़ेगा। तो जैसे पहला रूम है ना, इसमें केवल जैसे मतलब मान लो अपने इसमें साइंस का एक टीचर ला दिया, साइंस का, तो इसमें केवल साइंस के टीचर बैठेंगे। दूसरा रूम में अगर हिंदी का ला दिया तो इसमें केवल हिंदी के टीचर बैठेंगे। तीसरा रूम में अपना इंग्लिश ला दिया, केवल इंग्लिश के। बोल रहा है कि जो रूम है ना, उसमें हर एक रूम में, ईच माने क्या होता है, हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर बैठेंगे, है ना, और ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट, और सेम सब्जेक्ट के टीचर होने चाहिए। माने हर रूम में, ऐसा नहीं है कि इसमें 10 गो बैठा दिए तो इसमें 12 गो बैठा, ऐसा नहीं करना है। बोल रहा है कि हर रूम में सेम नंबर ऑफ टीचर बैठेंगे। देखो यहाँ पे एक वर्ड लिखा है सेम नंबर, मतलब हर रूम में बराबर बराबर बैठाना है, किसी में कम ज्यादा नहीं करना, तो मार हो जाएगा टीचर लोगों में कि हमारे रूम में क्या है, कम आदमी है उसमें ज्यादा आदमी है, हम लोग इतना दिक्कत से बैठे हैं और लोग आराम से बैठे हैं। ऐसा होता नहीं है कि हमारे रूम में कम आदमी इसमें ज्यादा आदमी है, क्या मतलब हुआ, सब में बराबर आदमी रखो, ठीक है, मतलब सब में बराबर आदमी रखना है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। और उसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि मिक्स करके रखना है इंग्लिश के, हिंदी के और साइंस के भी टीचर ना। अगर एक रूम में इंग्लिश रखना है, केवल उसमें इंग्लिश के रहेंगे, हिंदी वाले में केवल हिंदी करेंगे, साइंस वाले में साइंस के। तो ऐसा कोई बोलेगा सर वो काम करते हैं ना, 36 को एक रूम में भेज देते हैं, 60 को एक रूम में, एक 84 को एक रूम में। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड लिखा है सेम नंबर, फिर घबराएगा कि नहीं बताओ। अगर एक है रूम में बोलोगे सर हम 36 को बैठा देते हैं, हिंदी वालों को इसमें बैठा देते हैं, 84 वालों को इसमें, बाकी रूम का काम नहीं पड़ेगा, इसको हटा देते हैं। लेकिन उससे घबराएगा कि, उससे घबराएगा है सेम नंबर। बोला कि हर रूम में सेम नंबर है, आपने यहाँ पर 36 बैठा दिया, यहाँ पे 60 बैठा दिया, यहाँ पे 84 बैठा दिया, बताओ सेम नंबर हो रहा है? यहाँ पे वर्ड लिखा है सेम नंबर, बताइए सब लोग। श्रेया 60 आ रहा है समझ में? तो ऐसे घबराइए, ऐसे बताओ सेम नंबर होगा, नहीं हो पाएगा। तो अब क्या करें? अब हमको क्या करना है, एक ऐसा नंबर पता करना है ना, जिसको हम हर एक रूम में बैठा सके और वो सबसे डिवाइड हो। तो सबसे पहले तो हमको पता करना पड़ेगा भाई, भाई सेम नंबर ऑफ टीचर्स क्या होगा जो हर रूम में बैठेंगे। तो अगर इसको आपको निकालना है, द सेम नंबर ऑफ टीचर्स, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर आपको इसको निकालना है, द सेम नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम, इसको अगर निकालना है तो चलिए लिख देते हैं इसको क्या करेंगे, द सेम नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, सेम नंबर ऑफ टीचर्स इन ईच रूम, इन ईच रूम। अब बताओ क्या करेंगे, एचसीएफ लेंगे कि एलसीएम? अगर एचसीएफ एलसीएम लेंगे तो एलसीएम तो इससे बड़ा नंबर आएगा, उतना टीचर हम लोग पास है नहीं। मान लो एलसीएम आपको आ गया 560, अब इतना टीचर है कि बैठा पाओगे रूम में? नहीं। तो फिर यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग, एचसीएफ लेंगे। एचसीएफ हमको बताएगा कि हर रूम में कितने टीचर को बैठाएं, बराबर बराबर। तो 36 का, 60 का और 84 का। एचसीएफ क्या है? तो देखो एचसीएफ क्या होता है, या तो सबसे छोटा नंबर होगा, नहीं तो इसका फैक्टर होगा। क्या 36 से सब में भाग लगेगा? जैसे पिछला क्वेश्चन था 369, तो हमने 3 को लिया था, सब छोटा था, 3 से सब में भाग लग गया था, तो 3 एचसीएफ हो गया था। अब जरा देखो तो 36 से इसमें भाग लगेगा सब में? नहीं लगेगा, 36 नहीं होगा। 36 का फैक्टर देखो क्या क्या होगा, 36 के पीछे बढ़ो, जो 36 से भाग लगता हो। 34 35 से भाग लगेगा? नहीं, ये तो नहीं होगा। पीछे बढ़ जाओ, 34 33 30, ऐसे बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ। तो आपको जब बढ़ते जाओगे तो पीछे सबसे पहला नंबर आएगा 18,
18 से 36 में भाग लग जाएगा। 18 से इसमें भाग लगेगा, नहीं लगेगा, तो 18 भी नहीं होगा। फिर आएगा, आप 18 के पीछे जब बढ़ोगे तो 17, 16, 15 ऐसे बढ़ते बढ़ते 12 आएगा। देखो तो 12 से इसमें भाग लगेगा, इसमें तो लगभग करेगा, इसमें लग जाएगा, इसमें लग जाएगा। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 12। चाहो तो आप ऐसे निकाल लो, 36 को ऐसे लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3, है ना? 60 को ऐसे लिख लो, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, और 84 को ऐसे लिख लो, 2 गुणे 3 गुणे 7। ठीक है, अब इसमें देखो क्या कॉमन हो रहा है, तो बोलेंगे कि सर 2 कॉमन हो रहा है, एगो 2 यहाँ पे कॉमन हो रहा है, और एगो 3 यहाँ पे कॉमन हो रहा है। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3। देखो यहाँ से 12 आएगा। ऐसे आप लोग एचसीएफ निकालना पढ़ो ना लेसन 1 में, कैसे निकालते हैं एचसीएफ एलसीएम, बताइए। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। बताइए, क्लियर है सब लोगों को? आदित्य, नियासा, भारती जी। तो हम एचसीएफ, हम ऐसे क्वेश्चन में एचसीएफ क्यों निकाल रहे हैं, ये ज्यादा क्लियर होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अब ये तो आ गया कि सर हर रूम में कितने टीचर बैठेंगे, तो 12-12 को बैठाना पड़ेगा हर रूम में। जैसे 12-12 को बैठाओगे, आपके पास इंग्लिश के कितने टीचर हैं? इंग्लिश के हैं 36 गो टीचर। तो अगर 12-12 को बैठाओगे तो आराम से बढ़ जाएगा, 3 गो रूम में नहीं बढ़ जाएगा? 12 गो एक रूम में, 12 गो एक रूम में, 12 एक रूम में। बोला भी है कि हर रूम में, इन ईच रूम सेम नंबर ऑफ टीचर होने चाहिए, और सारे सेम सब्जेक्ट होने चाहिए। बात सही भी है। 36 गो 3 गो रूम में इसमें बैठ गए, साइंसों के 5 गो रूम में बैठ जाएंगे, 84 गो इसके रूम बैठ जाएंगे। अब बताओ नंबर कितने रूम हमको चाहिए? अगर एक रूम में 12 गो टीचर बैठा रहो तो नंबर ऑफ रूम्स कितना होगा? नंबर ऑफ रिक्वायर्ड रूम्स। अब कितने रूम आपको चाहिए? ध्यान से देखिएगा। इंग्लिश के कितने टीचर हैं? 36 गो। एक रूम में कितना बैठाना है? 12 गो। तो तब इंग्लिश के लिए कितने टीचर चाहिए? कितने रूम चाहिए इंग्लिश के लिए? 12 तिहाई 36, 3 गो रूम तो चाहिए इंग्लिश के लिए, प्लस हिंदी के 60 गो टीचर हैं, एक रूम में 12 बैठाना है, तो 12 25 60। हिंदी के लिए कितना चाहिए? 5 गो रूम चाहिए। और इसके कितने टीचर? 84 गो। साइंस के एक रूम में 12 बैठाना है, तो 12 सत्ते 84 कितना चाहिए? 7। टोटल रूम कितना आएगा? 3 या 5 7 7 15 रूम चाहिए। अब बोलो सर समझ में नहीं आया, तो एक काम करते हैं, ऐसे दिखाते हैं हम लोगों को, अब समझ में आ जाएगा। जैसे इंग्लिश के हो गए 36 गो टीचर, और एक रूम में 12 गो। हिंदी के हो गए 60 गो, और एक रूम में 12 गो। इंग्लिश के हो गए सॉरी, साइंस के हो गए 84 गो, और एक रूम में 12 गो। जैसे आप कहोगे किसके लिए, ये हो गया इंग्लिश के लिए, ये हो गया हिंदी के लिए, और ये हो गया साइंस के लिए। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 3 प्लस 5 प्लस 7, 5 3 8 7 15 रूम के टीचर, ये रूम है आपका, रूम्स। और ये हो जाएगा आंसर। हमसे रूम पूछा है, हमसे क्या पूछा है? मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताइए क्या होगा। तो कम से कम कितना रूम लगेगा जी? 15 गो लगेगा रूम। अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, खाली रहेगा, पड़ा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 15 रूम तो चाहिए ही हमको। तो क्लियर है सब लोगों को? 15 को से कम होगा तो फिर कुछ टीचर लोगों को बाहर आना पड़ेगा या एडजस्ट करना पड़ेगा। तो कम से कम 15 रूम चाहिए। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, तो इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। आप लोगों के पास जो एनसीईआरटी का जो एलसीएम का नोट्स होगा, पढ़ोगे, उसको अपने नोट्स में ऐड कीजिएगा। ऐड टू नोट्स। ठीक है, तो अभी तक एक ही ऐसा क्वेश्चन आया, इसको हमको नोट्स में ऐड करना है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। ये आ गया लेसन 2 का क्वेश्चन। ये आप लोगों ने किया होगा इसको, एक ही है ना आप लोग लेसन 2 में?
आपको दिखाते हैं ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे किए हो। ठीक है, देखिएगा सब लोग। अनिकेत कहाँ थे भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन को आप मिस कर गए। रिकॉर्डिंग किए हैं, ठीक है, देखना जरूर, अभी तुरंत सॉल्व कराएंगे उसको, उस क्वेश्चन को जरूर देखना। एचसीएफ एलसीएम में काफी बढ़िया क्वेश्चन था। देखिए सब लोगों ने लेसन 2 पढ़ा होगा, इसमें एक क्वेश्चन आता है ये वाला लास्ट एक्सरसाइज में। ये 2.2 का ये वाला क्वेश्चन देखो तो सब लोग, पहला नंबर क्वेश्चन। ये सब लोग ने किया है ना जी, पहला वाला क्वेश्चन ये वाला। आप लोगों के पास फिर कॉपी भी होगा, जरा इसको और इसको देखो तो, दोनों सेम क्वेश्चन है कि नहीं। बताइए, सेम क्वेश्चन है ना। तो क्या करना, जीरो निकाल लो, और सम ऑफ जीरो ऐसे दोनों को जोड़ कर निकाल दो, गुणा करके निकाल दो, आप ही फॉर्मूला से निकालो, देखो दोनों बराबर आ रहा है कि नहीं। बराबर आ गया तो बोल देंगे वेरीफाई हो गया। ठीक है, सब लोग देख लीजिए कैसे, एक बार पढ़ लियो सब लोग, कोई बात नहीं, पर देख लीजिए, आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बता के बना दिए इसको। तो इसका जीरो निकालना है हमको सॉल्यूशन में, तो लिखेंगे 4 जीरोज, क्वाड्रेटिक है तो जीरोज लिखना पड़ेगा क्योंकि दो गो होगा इसका। क्या करेंगे, इसको जीरो के बराबर रख देंगे, 2x² माइनस एक्स से इसमें गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, अपने आप, माने मिल टर्म स्प्लिट। देखो अभी कॉमन लिया है एक्स, गुणा कर दो तो मिल टर्म अपने आप स्प्लिट हो जाएगा, कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 2√2x। अब बोलो सर आपको पता कैसे चला कि गुणा कर देने को हो जाएगा। देखो हम मिल टर्म स्प्लिट क्यों करते हैं, ताकि हमारे पास 4 गो टर्म आ जाए। जैसे मान लो आपको ऐसा इक्वेशन x² प्लस 2x प्लस 1 है, तो इसको हम स्प्लिट क्यों करते हैं, ताकि 3 गो से कितना हो जाए, 3 गो से 4 हो जाए, ताकि 4 करने पे क्या हो जाए, हाफ हाफ करके कॉमन हो जाए, हाफ इधर और हाफ इधर, माने 2 गो इधर 2 गो इधर होकर कॉमन हो जाए। इसलिए ना हम स्प्लिट करते हैं, क्या कि 3 गो में कॉमन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि आधा आधा नहीं हो पाता है, 4 गो करते हैं। यहाँ पे देखो ना, पहले से 4 गो दिया हुआ है, बस इस x को हमें गुणा करना है इसमें, तो इसमें भी x आ जाएगा, इसमें भी x आ जाएगा, इसको हम स्प्लिट करेंगे तो लिखेंगे ना x प्लस एक्स। तो ऐसे ही जब इसको पहले से दिया हुआ है तो क्यों ना x से गुणा कर दे, इसलिए मैंने क्या किया, इसको राइट मैंने गुणा कर दिया। देखो 4 गो हो गया। अब फिर नहीं देखते, फिर चेक करेंगे हो रहा है कि नहीं होगा, तो फिर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इक्वल टू जीरो कर देंगे जीरो के लिए। ठीक है, अब यहाँ से देखो कॉमन लेंगे अगर यहाँ से x, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 2x माइनस 1। यहाँ से क्या कॉमन कर ले, अगर ये चाहिए तो, जो यहाँ पे वही चाहिए तो यहाँ पे माइनस √2 कॉमन कर लेते हैं, देखो तो यहाँ पे सेम बच जाएगा, 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। जब √2 कॉमन कर लोगे और माइनस भी, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये वाला प्लस में हो जाएगा और ये वाला माइनस में हो जाएगा, तो चलिए गया तो 1 बचा यहाँ पे। क्लियर है सब लोग यहाँ तक, बताइए। अब फाइनली क्या कॉमन करेंगे, 2x माइनस 1 और हो जाएगा x माइनस √2 इक्वल टू 0। मंडे से आप लोग का फिजिक्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, मंडे से। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा बताइए, दो का वैल्यू आएगा, एक आएगा 1/2 और एक आएगा x इक्वल टू √2 आ जाएगा एक। ठीक, अब हम बिना फॉर्मूला के जरा निकालते हैं सम ऑफ जीरो, आप फिर निकालेंगे फॉर्मूला से सम ऑफ जीरो। तो अगर बिना फॉर्मूला सम ऑफ जीरो निकालेंगे, सम ऑफ जीरो विदाउट फॉर्मूला, तो बोलेंगे सर ऐसा निकाल दीजिए ना, अल्फा प्लस बीटा, यही है ना। हाँ, बिना फॉर्मूला के, तो अल्फा का वैल्यू आया है 1/2, इसको मान लो अल्फा, मान लो यहाँ से लेट अल्फा इक्वल टू 1/2 और बीटा इक्वल टू √2।
ये कितना है √2, तो जोड़ने पे कितना आ जाएगा बताओ, एलसीएम हो जाएगा 2, ये आ जाएगा 1 प्लस 2√2 आ जाएगा। जरा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल दो बिना फॉर्मूला के, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो बोलो सर ये हो जाएगा आपका अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू है 1/2 और बीटा है √2, है ना। तो चाहो तो इसको काट सकते हो, चाहे ऐसे ही छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, चाहो तो काट भी सकते हो इसको √2 से, √2 बार में काटिए देते हैं लोग, चाहो तो छोड़ भी सकते हैं ऐसे। ये कितना आ जाएगा 1/√2 आ जाएगा। अब ये तो क्या बिना फॉर्मूला के, बोला वेरीफाई कीजिए पहले जीरो और कॉफिशिएंट में। तो जब कॉफिशिएंट की बात आएगी तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। मान लो कहीं पे अगर ऐसा लिखा है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0, तो कॉफिशिएंट क्या होता है, a होता है, b होता है, c होता है, सब कॉफिशिएंट है। तो इसमें जो रिलेशनशिप आएगा और जीरो में जो रिलेशनशिप आएगा सम ऑफ जीरो से और प्रोडक्ट ऑफ जीरो से, उसको वेरीफाई करना हम लोग को। अब आते हैं बाई फॉर्मूला नाउ, अगले पेज में नाउ, अब हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला से इसको, ठीक है। सम ऑफ जीरो बराबर, बताओ फॉर्मूला क्या होता है सम ऑफ जीरो का, -b/a, यही होता है ना फॉर्मूला सम ऑफ जीरो का। अरे अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, ये होता है -b/a। अब जरा इससे देखो तो आ रहा है कि नहीं, माइनस, अब b का वैल्यू क्या दिया है और a का वैल्यू क्या दिया है लिखिए। देखो b क्या होता है, जो x के साथ मल्टीप्लाई में हो, क्या है 1 प्लस 2√2 और सामने माइनस भी है, लिखिए इसे माइनस, तो इसको बड़ा ब्रैकेट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, -1 प्लस 2√2, देखो यही है ना b, जो x के साथ मल्टीप्लाई में है टोटल इतना, देखो ये टोटल b हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा सब लोग, टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये b है आपका, ठीक। x का मल्टीप्लाई में कैसे कंपेयर किया, इससे मैंने कंपेयर किया ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, चाहे किसी से मान लो, तो b क्या होगा, जो x के साथ मल्टीप्लाई में हो, अब x के साथ टोटल इतना मल्टीप्लाई में है, अरे ये तो मैंने गुणा करके मिड टर्म स्प्लिट किया है ना, ओरिजिनल देखोगे तो ओरिजिनल क्या है, यही वाला है जो टोटल x के साथ मल्टीप्लाई में है। तो b का वैल्यू इतना गया और a कितना है, तो a का वैल्यू 2 है, तो लिखते हैं वहां पर 2 डिवाइड बाई 2। देखो तो सेम आया है कि नहीं, जितना पहले फॉर्मूला से नहीं आया था, बिना फॉर्मूला के आया था, 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2। देखो इसको देखो और इसको जरा देखो तो सेम है कि नहीं, बताइए सेम है भारती जी, भारती जी सेम है कि नहीं बताइए, पवन सेम है, ठीक। अब हम निकालते हैं, इस तो सम ऑफ जीरो का हो गया वेरिफिकेशन, अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, एक क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है c/a। अब देखो c कितना है, c यही वाला ना, √2 है, और ये अभी हमने लिखा था कितना था, ये 2 था, भाई ये 2 ही है ना, देखो ना यहाँ पे ये 2 है। अब काट दो इसको, √2 से 2 बार में कट जाएगा, मैं काटा था पिछली बार, ये कितना आ जाएगा 1/√2, देखो ये भी आ गया आपका सेम जो यहाँ पे आया था, तो यहाँ पे लिख देंगे, अब लिख देंगे वेरीफाइड, हमने वेरीफाई कर लिया है, बात खत्म। बताइए रिवीजन हो गया सब लोगों का, लेसन 2 का भी, इस क्वेश्चन का,
3 मार्क्स का आएगा क्वेश्चन है। और ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, ठीक है? आप लोग मैं समझा रहा हूँ इसमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा रहा हूँ। मुश्किल से मुश्किल में 4 मिनट तो मैक्सिमम हो गया इसके लिए। आप लोग को बना लेना है, नहीं तो क्वेश्चन छूट जाएगा एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट नहीं है ना किसी को, बताइए इसमें। कोई डाउट है शिल्पी, पवन, कि आगे बढ़े? ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 था। तो सिंपल पेपर बनाने से आप लोग का रिवीजन हो जाएगा, फायदा यही है, ठीक है? अब आ रहे हैं साइन कॉस वाले पे, इसमें प्रूफ वाले पे आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन दोनों को, ऐसे दोनों में से एक तो मैंने करा दिया है, एक को मैं करा दे रहा हूँ, देखो। नीचे वाला तो क्वेश्चन सेम टू सेम बुक का ही क्वेश्चन दे दिया है। 29 का ये देखो, इसको प्रूफ करना है। इसमें 2 क्वेश्चन है, एक पार्ट बी भी है इसका। एक और देखो, एक और क्वेश्चन ए भी है। ये और करके दोनों में से किसी एक को करना है। एक और क्वेश्चन है ये वाला। अब जिसका पार्ट बी है, ये मैंने आप लोग को बहुत बार कराया है। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा रहा था तो मैं दिखाया था आप लोगों को अभी, इस वाले क्वेश्चन को। तो बस आप लोग रिवीजन करना शुरू करो बच्चों, ठीक है? ये मत सोचो कि टाइम बहुत है, टाइम नहीं है अब। लेसन 9, लेसन 8 था ट्रिग्नोमेट्री। अंतिम एक्सरसाइज है। देखिए ये वाला एक्सरसाइज आप निकालोगे ना अपनी बुक में, 8.3 ट्रिग्नोमेट्री का, चाहो तभी निकाल सकते हो सब लोग। तो 8.3 में आप देखोगे ये वाला क्वेश्चन, देखिए ये वाला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 4 का, 5 नंबर क्वेश्चन। देखो तो सेम क्वेश्चन है कि अलग है? बताइए बच्चों, सेम क्वेश्चन है ना? ठीक है, बस अपना नोट्स पलट कर देख लीजिएगा, बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन मैंने नहीं कराया आप लोगों को। ऐसे मैंने प्रूफ वाले क्वेश्चन अभी आरडी शर्मा से नहीं कराए, कराएंगे आपको। तब तक सैंपल पर मार्क्स करते हैं, इसको क्या दिक्कत है? ठीक है, चलिए तो इसको रहने देते हैं। 2 नंबर पार्ट 1 को कर लेते हैं, ए नंबर को। तो हम प्रूफ देख रहे हैं ए नंबर का, ए को हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन दे दिया सीबीएसई ने, कोई बात नहीं, ऐसा करता भी है वो। तो हमको देखो गिवन में क्या है, ए हमको गिवन है, देखा जाए तो गिवन में हमारे पास है ए वाला वैल्यू, ये आपको गिवन है। ये गिवन है आपको, ठीक है? अब प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में। तो क्वेश्चन पढ़िए कि आप लोग को समझ में आ जाओगे सब लोग को। टू प्रूफ में हमको प्रूफ करना है ये वाला वैल्यू, इसको हमको प्रूफ करना है, ठीक है? इस वाले को हमें प्रूफ करना है। ये गिवन है, हमको इसको प्रूफ करना है। ये बात सब लोग समझ, देखो बोला मैंने क्वेश्चन में कि इफ sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √3, देन प्रूव दैट tan थीटा प्लस cos थीटा बराबर 1। तो कैसे प्रूफ करेंगे? भाई यहाँ पे साइन कॉस में दे रखा है, आप प्रूफ में बोल रहा है कि टेन कॉट से प्रूफ करो। तो उपाय क्या है? अब इसको तो इसमें बदलने में काफी दिक्कत हो जाएगा। अगर टेन कॉट को हम बदल दे साइन कॉस में, और उसका वैल्यू यहाँ पर इतना कम हो जाएगा। जैसे मान लो हमको ये प्रूफ करना है, हमको यही ना प्रूफ करना है। तो यहाँ सब लिखेंगे सर, टेन को लिखेंगे साइन बटा कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा। अब प्लस कॉट को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। बोलोगे सर अभी भी तो नहीं है, यहाँ पर जोड़ में दे रखा है ना।
चलो एलसीएम लेकर देखते हैं क्या होता है। एलसीएम में क्या हो जाएगा, हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, एलसीएम हो जाएगा। कॉस से कॉस कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा इसके बदले साइन स्क्वायर थीटा, और प्लस यहाँ से यहाँ कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अगर इसको अगले पी में हम लेकर चले तो कितना हो जाएगा, अब इसका तो फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का एंगल सेम हो तो बोलोगे ये तो सर 1 हो गया, हाँ ये 1 हो गया। और डिवाइड बाई कितना आ गया, डिवाइड बाई आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ऐसा लिख दो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, बात से में इतना आ गया। अब बोलोगे इसको 1 लाना है हमें, क्यों, ये किसका वैल्यू आया है, तो बोलेंगे ए आया है इसका वैल्यू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का, इसी को हमने सॉल्व किया तो इतना है। अगर ये 1 आ गया तो बोलोगे प्रूफ हो गया, यही ना प्रूफ करना है कि इसको 1 लाओ, इस वाले को 1 लाइए, इस वाले को 1 लाइए, तभी कितना तक पहुंच चुके हैं हम लोग, हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं। अब ये 1 कैसे आएगा, तब चलते हैं गिवन में क्या है, लिखेंगे वी है, गिवन क्या था, गिवन में था हमको पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर √3 था, ये गिवन था ना, ये गिवन था आप लोगों का। अब बताओ ऐसा क्या करें कि दोनों गुणा में हो जाए और वहां से हमें कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाए, प्लस में गुणा में इसको कैसे लाए ताकि इसका वैल्यू यहाँ पर रख दे और कहीं ना कहीं से आंसर बना जाए। तो देखो इसका एक एक उपाय है, ये दोनों गुणा में कैसे आएगा, जैसे मान लो मैं कहीं पे लिखा हो a प्लस बी, किसी तरह से a प्लस मान लो लिखा हो 5, किसी तरह से मुझे इसके गुणा में वैल्यू चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, उपाय क्या है, स्क्वायर करो स्क्वायर करने से कम 2a भी तो आएगा ना, इसमें गुणा में तो कुछ ना कुछ मिलेगा। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है, बोलो सर हमारे दिमाग में तो बात तो चलबे नहीं करेगा। अब एगो दूगो क्वेश्चन थोड़ी चलेगा, जब ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, गुणा करना पड़ेगा तब वैल्यू आएगा। सोचोगे कि सब हमारे पहले बार बन जाए, नहीं बनेगा ना भाई, एगो ऐसा क्वेश्चन बना लो फिर आगे से ऐसा क्वेश्चन आएगा दिमाग में चलेगा खुद से, इसलिए तो प्रूफ वाला सब क्वेश्चन है। तो बताओ क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम करेंगे दोनों तरफ स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब आप स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर बराबर √3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माने साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू √3 का सर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बताओ यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका तो वैल्यू तो 1 आ जाएगा भाई, इसका भी 1 नहीं आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये तो 1 हो जाएगा ना, ये वाला ये तो 1 हो गया, 1 प्लस 2 टाइम्स साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये कितना आ गया इक्वल टू √3 आ गया ये। तो बताओ यहाँ से 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, बोलेंगे ये 3 जाकर माइनस हो जाएगा, कितना बच जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से बताओ हम बोल सकते हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा कितना आ गया, 2 से 2 कट गया, ये आपका 1 आ गया। अब बस 1 आ गया, हमको तो 1 ना चाहिए था भाई इसका वैल्यू, गलत क्वेश्चन कोई थोड़ी देगा आपको। लिखेंगे नाउ, अभी अभी हमने प्रूव किया था कि टेन थीटा प्लस कॉस थीटा कितना आया था, हमने प्रूव किया था टेन थीटा प्लस कॉस थीटा, हम यहाँ तक पहुंच गए थे, बस यहीं पे आके थोड़ा दिक्कत हो रहा था, आगे से इसका वैल्यू पता नहीं था। ये आया था 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, देखो यहाँ तक पहुंचे थे ना हम लोग।
बस इसका हमको वैल्यू पता नहीं था, वो प्रूफ हम लोग को हो जाता। प्रूफ करके हमको 1 लाना था, तो यहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, यहाँ पे जाकर फँस गए क्योंकि 1 नहीं आ रहा था। तो क्यों नहीं आ रहा था? क्योंकि गिवन में पूछता है, यहाँ से उसका वैल्यू निकाल कर रखना था इसीलिए। अगर यहाँ पर हम इसका 1 रख दें तो हो गया 1 डिवाइड बाई ये जो वैल्यू 1 आया इसको यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ से कितना आ गया? इक्वल टू आ जाएगा आपका 1 और ये हो गया प्रूव्ड। बताइए सब लोग क्लियर है ये वाला क्वेश्चन? बताओ अनिकेत, क्लियर है सब लोगों को ना? हाँ। तो बोलोगे सर ऐसा क्वेश्चन हम लोग दिमाग में कैसे चलेगा? अब चलेगा ना, अब से ऐसा क्वेश्चन कोई देना बना लोगे, क्या करना है? अब बन जाएगा आराम से, है ना? अब बन जाएगा, अब कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को अपने नोट्स में ऐड करना है। खासकर जो प्रूफ वाले जो क्वेश्चन आते हैं, नए क्वेश्चन आते हैं, क्या कीजिए अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। बस इनको करना नहीं है, बस एक बार देख लेना है, देख लोगे ना याद आ जाएगा, अच्छा ऐसे किए थे। ऐड टू नोट्स, इसको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 2 क्वेश्चन हो गए जिसको नोट्स में ऐड करना है। एक ये वाला क्वेश्चन था, इसको मैंने बोला था नोट्स में ऐड करने के लिए, और एक इसको भी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये 30 नंबर क्वेश्चन देख लो सब लोग। प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन एकदम बन जाएगा आप लोग से, क्लास 8 पढ़े हो ना, इतना काफी है। एक बार सब लोग पढ़िए इस क्वेश्चन को। तो ये मत समझना कि प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ने वाला, बन जाएगा। आप लोग को अपना परसेंटेज मार्क्स निकालने आता है ना, बस 100 से मल्टीप्लाई मत करो, हो जाएगा, इतना काफी है प्रोबेबिलिटी के लिए। फेवरेबल बाई टोटल करना होता है, और क्या करना होता है। एक बार पढ़िए सब लोग, तो हम इसको बनवाना शुरू करते हैं। पढ़ लिया सब लोग ने? चलो ठीक है। बोला है किसी खास दिन, ऑन अ पर्टिकुलर डे, विधि और उन्नति could not decide on who would get to drive the car. दो लड़के, एक का नाम है विधि और एक नाम उन्नति, ये सब डिसाइड नहीं कर पा रहे कि किसको कार मिलेगा ड्राइव करने के लिए, कार चलाना है दोनों को। ठीक है, अब देखो क्या होता है। दे हैड 1 कॉइन ईच, अब उनके पास एक कॉइन है दोनों के पास। एंड उनने क्या किया, एंड फ्लिप देयर कॉइन एग्जैक्टली 3 टाइम्स, और उस कॉइन को 3 बार फेंक रहे हैं। सच मैच में तो एक ही बार फेंकते हैं कॉइन। आप लोग आईपीएल वगैरह देखते होंगे, तो आईपीएल में जो कैप्टन होते हैं दोनों टीम के, कैप्टन मान लो ए टीम का हो गया और बी का भी कैप्टन हो गया, और एगो अंपायर होता है। ये जाते हैं और टॉस किया जाता है, पूछा जाता है बताओ हेड आएगा कि टेल। अगर मान लो कैप्टन ए ने बोला हेड, तो इसको टेल बोलना पड़ेगा। अब उस उछाला गया, आ गया हेड। अब ए के हाथ में है, टीम ए के हाथ में, कि डिसाइड करे कि उसको बैटिंग करना है कि बॉलिंग करना है, क्योंकि अगर ये जीता है तो इसको बैटिंग तो मिलना ही है। उसके बाद भी अगर चाहे तो अपना बैटिंग इसको दे सकता है बी को। ऐसे आप लोग देखे होंगे ना, बताइए सब लोग मैच में, आईपीएल अगर आप देखते होंगे तो आईपीएल में सिक्के को एक बार उछाला जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिक्के को कितनी बार उछाला गया है? बोल रहे हैं कि 3 बार उछाला गया है। अच्छा, एक बार उछालेंगे तो क्या आएगा? एक बार उछालेंगे तो हेड या टेल में से कोई आएगा। ठीक, इसी में से कोई ना कोई आएगा। सर 2 बार उछालेंगे तो क्या आएगा? देखो 2 बार उछालोगे तो क्या आएगा? हेड हेड हो गया ना। यहाँ पे को शीशा लगा दो ऐसे,
इसको फिर कॉपी कर दो तो हो गया टेल और हेड। शीशा लगाओगे तो पास का चीज पहले दिखेगा, दूर का चीज बाद में दिखेगा। हो गया। अब एक बार यहाँ पे हेड हेड लिख दो, यहाँ पर टेल टेल लिख दो। देखो 2 बार उछालोगे तो 4 चीज में से कोई ना कोई आ सकता है। या तो दोनों बार में हेड आएगा या दोनों बार में टेल आएगा। हो सकता है पहली बार में टेल दूसरी बार में हेड, या पहली बार में हेड दूसरी बार में टेल। ये कब आएगा? जब 2 सिक्का उछालोगे तब। सर 3 को उछालेंगे तब क्या आएगा? अच्छा 3 को उछालना है तो देखो 3 को में क्या आएगा। देखिए ये आपका हो गया। हमने पहले 1 उछाला से सिक्का तो हेड टेल आया था। 2 को उछाल तो क्या आया? फिर हमने बीच में मिरर लगा कर दिया था टेल और हेड। एक बार यहाँ पर लिखा था हेड हेड और यहाँ पर लिखा था टेल टेल। इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? अभी जो मैंने किया था ये क्लियर है? भाई 2 सिक्का का तो सबको पता होगा, दोनों पे हेड या दोनों पे टेल, या पहला पे टेल दूसरा पे हेड, या दूसरा पे हेड पहला पे हेड दूसरा पे टेल है। 2 सिक्का का तो सबको पता होगा ना कि इतना तो आना ही है। चलो ठीक है। अब हमको 3 सिक्का उछालना है तो यहाँ पे एगो मिरर लगाइए। लगा दिए मिरर। ये क्या है आपका? मिरर है, शीशा है, ये मिरर है, प्लेन मिरर है मान लो। अब इसका फोटो खींचो तो हो जाएगा हेड टेल, फिर आएगा टी टी, फिर आएगा टी एच और फिर आएगा एच एच। आ गया। आधा के ऊपर हेड लगा दो, आधा के नीचे टेल। 8 गो है ना तो ऊपर हेड हेड लिख दो। अब तीसरा है जगह पे, और नीचे लिख दो टेल टेल, टी 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 टी। हो गया। अब 3 गो सिक्का उछालने में क्या आएगा? या तो तीनों पे हेड आ जाए, कहाँ पे तीनों पे हेड है? यहाँ पे। या तीनों पे टेल आ जाए। अब बाकी जो कॉम्बिनेशन ऐसे बन जाएगा। तो इसको याद नहीं रखना है, इसको तो आपको निकाल लेना है। आपको हम ट्रिक बता दिए कैसे निकालना है। अब मान लो 4 गो, तब क्या करेंगे? 4 गो तब सर क्या करेंगे? तब यहाँ पे मिरर लगा देंगे, यहाँ पे 8 गो वाले पे। इसको एक बार कॉपी कर लेंगे इसके नीचे, आधा में हेड लिख देंगे और आधा में टेल लिख देंगे। ये आप लोग समझ में आ रहा है? बताइए सब लोगों को। ठीक है। हाँ। अब देखते हैं क्या पूछा है यहाँ पे। चलो, तो उन लोगों ने 3 गो सिक्का उछाला है, तो 3 गो उछाले अगर सिक्का हो तो क्या क्या आ सकता है? माने एक सिक्का को देखो 3 बार टॉस करो, चाहे 3 गो सिक्का उछालो, बात एक ही है। तो ये सब आ सकता है। भाई एगो सिक्का को 3 बार टॉस करो तो इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। चाहे 3 गो सिक्का को टॉस करो तो इसमें से कुछ ना कुछ आएगा। बात सेम है। द फॉलोइंग वाज एग्रीड अपॉन, इसका डिस्प्ले एग्री के। देखो अब कंडीशन क्या लगता है। इफ विधि गेट्स 2 हेड्स इन अ रो, सी ड्राइव द कार। बोल रहा है कि अगर विधि को 2 गो हेड मिलता है एक रो में तो वो कार को ड्राइव करेगी। तो ये बताओ विधि के फेवर में कितने हैं? विधि के फेवर में कितने हैं? एक टोटल कितने? टोटल तो आपके 8 है। टोटल कितने हैं जी? 8 है ना। अगर मैं पूछूं तो बताइए टोटल कितने हैं? टोटल तो भाई टोटल तो आपके 8 है। लेकिन इसमें टोटल 8 में से विधि के फेवर में कितने हैं? तो विधि का कंडीशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। बोला है कि विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो। रो समझते हो ना? देखो इसको बोलते हैं रो और इसको बोलते हैं कॉलम। देखो कहाँ कहाँ पे 2 गो रो आया हुआ है, 2 गो हेड आया हुआ है। तो 2 हेड सर यहाँ भी है, 3 गो है। अब देखो बोला है 2 गो हेड, बोला है ना, तो 2 गो हेड का मतलब हो गया 2 गो से अधिक हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम 2 गो होना चाहिए, है ना। तो विधि के फॉर्म में कितने हैं? अब यहाँ पे तो एक वर्ड नहीं लिखा ना, एग्जैक्टली नहीं लिखा है। अगर एग्जैक्टली लिखता तो इसका मतलब होता है कि बस 2 गो चाहिए। नहीं लिखा तो हम तीनों को ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2 गो तुम बोल रहे 2 गो से अधिक है, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो बोलेंगे सर पहल का हो गया हेड हेड हेड। आगे बढ़ते हैं। देखो इसमें 2 गो हेड है तो भी हो जाएगा। क्या है इसका नाम? है टी एच एच, दूसरा हो गया। और 2 गो हेड कहाँ पे होते हैं? ये होगा? बताइए। तो नहीं होगा, इसमें 2 गो टेल है, ये नहीं होगा। ये वाला, हाँ ये वाला हो जाएगा एच टी एच। आगे बढ़ते। ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं हो पाएगा, 2 गो नहीं है, ये वाला नहीं हो पाएगा, ये वाला हो जाएगा एच एच टी। आ रहा है समझ में सब लोगों को?
बताइए। अब आ रहे हैं इस पे अब आ रहे, चलो ये तो विधि वाला, विधि के फेवर में कितने आएगा टोटल, तो इसके फेवर में टोटल कितने हो गए, फेवरेबल कितने हो गए, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो बोलेंगे सर 4 गो हो गया, कितना हो गया जी, 4 गो। अब इसको देखते हैं उन्नति को, उन्नति का कंडीशन क्या है, तो उन्नति में बोला है इसने कि उन्नति गेट्स अ हेड इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल। इस लाइन का मतलब क्या है, एगो हेड होना चाहिए, लेकिन कब, टेल के पहले के टेल के बाद, बताओ, इमीडिएटली फॉलोड बाय अ टेल, इसका मतलब क्या होता है, टेल के बाद एगो हेड होना चाहिए। आप लोगों को इंग्लिश थोड़ा बहुत आता होगा। इस लाइन का मतलब क्या होता है, एक हेड आए, लेकिन कब, फॉलोड किसको करना चाहिए, एक टेल को। एगो टेल के बाद देखो यहाँ पे एक वर्ड है ए, और यहाँ भी एक वर्ड है ए, एगो हेड चाहिए, लेकिन कब, एक टेल के बाद। ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। अब ध्यान से देखिएगा उन्नति के फेवर में क्या क्या आता है, उन्नति के फेवर में क्या क्या है, निकालते हैं। देखो एगो हेड, टेल के बाद हेड आना चाहिए, यहाँ पर टेल है, जस्ट उसके बाद हेड है तभी हो जाएगा, पहला वाला नहीं हो पाएगा, उसको टेल तो है ही नहीं है। टेल हेड हेड, देखो टेल के जस्ट बाद हेड आया, बोला है कि जो हेड होना चाहिए वो फॉलो करना चाहिए जस्ट एक टेल के बाद आ गया। यहाँ पर देखो तो टेल के बाद हेड आ गया, यहाँ भी है, तो ये भी हो जाएगा टी टी एच, ये भी हो गया, यहाँ पे होगा, ये वाला आपका हो गया, ये वाला भी हो गया। इसको देखो तो यहाँ भी क्या है, जस्ट टेल के बाद हेड है, एक सदी को किसी को दिक्कत है, हमको बस चाहिए टेल के बाद जस्ट हेड चाहिए, ये भी हो जाएगा एच टी एच। ठीक है आगे बढ़ते हैं, ये वाला होगा नहीं होगा, क्योंकि हमको टेल के बाद हेड चाहिए, यहाँ पे क्या है, हेड के बाद टेल है, तो ये वाला नहीं हो पाएगा। ये बस सब लोगों को समझ में आ रहा है, बताइए, क्लियर है ना सब लोगों को। यहाँ पे देखो ये वाला होगा, अरे सच में हेड हाईलाइन नहीं दिखा होगा, ये हो नहीं होगा। अच्छा ये वाला, हाँ देखो जस्ट टेल के बाद क्या है, हेड है, ये भी आपका हो जाएगा टी एच टी। और ये वाला नहीं होगा, इसने पता है, इसने एक लैंग्वेज का भी नहीं किया यहाँ पे, एच एच टी। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे इसको एक वर्ड यहाँ पे यूज करना चाहिए, विधि गेट्स, यहाँ पे एक वर्ड इसको यूज करना चाहिए था एग्जैक्टली, यूज नहीं किया है, हम लिख देते हैं ठीक है। नहीं तो ऐसे दोनों का तो बराबर हो जाएगा, अगर आप देखें नंबर ऑफ फेवरेबल क्या हो जाएगा, एक मिनट रुको, नहीं नहीं रुको, एक मिनट रुको रुको रुको, टी एच टी हो गया ना, लास्ट वाला नहीं हो पाएगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अब ठीक है, ये नहीं होगा लास्ट वाला, क्योंकि बोला है कि मैंने जस्ट एक टेल के बाद होना चाहिए, नहीं हो, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। नंबर ऑफ फेवरेबल इसके भी कितने आ गए, 4। तो देखो बोलो सर दोनों का तो बराबर है चांस है कार्ड लेने का, लेकिन ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे इसने एक वर्ड छोड़ रखा है एग्जैक्टली, इसको हम मेंशन करना चाहिए, अगर एग्जैक्टली हटा दे यहाँ से, लगा देते हैं, ये वाला नहीं हट जाएगा यहाँ से। इसका सॉल्यूशन देखोगे तो इसने क्या कर रखा है, इसके लिए 3 को दे रखा है। अब 3 को दे रहा है, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, कि 2 को से अधिक नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इसने एक वर्ड यूज नहीं किया एग्जैक्टली, है ना, यहाँ पे मार्क्स किस में, विधि गेट्स 2 हेड इन अ रो, अच्छा 2 हेड है ना इन अ रो, लगातार,
लगातार लगातार चाहिए इसको। तो अगर लगातार चाहिए इसको तो दो गो हेड लगातार चाहिए ना इसको। 2 हेड्स इन अ रो, पूरा साफ साफ दिखता भी नहीं ना बात, मतलब किस तरह से लेगा। 2 हेड तो ये भी हो जाएगा ना, 2 हेड तो है एक रो में। अब इसको लिखना चाहिए लगातार एकदम, है ना। अब लिखा नहीं है वर्ड, इसलिए कंफ्यूजन होता है बच्चों को भी, हमको भी। अगर इसको हटा दे, एच टी एच को हटा दे, अब देखो तो इसका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ पे एक वर्ड लिखना चाहिए, मतलब एक लगातार यहाँ पे एक वर्ड लिखना चाहिए कंटिन्यूअस में। अब बताओ किसका ज्यादा चांस है कार चलाने का, विधि का कि उन्नति का। तो इसके फेवर में 3 गो है, इसके फेवर में कितने हैं, 4 गो है। तो ज्यादा चांस किसका है कार चलाने का, उन्नति का है। तो बोला है ना कि प्रोबेबिलिटी के रूप में बताओ, हु हैज ग्रेटर प्रोबेबिलिटी टू ड्राइव द कार। तब लिखते हैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी, पहले विधि के लिए लिखते हैं, विधि के लिए टू ड्राइव द कार, इसका कितना आ जाएगा, फेवरेबल में है 3 गो, टोटल है 8 गो, 3/8। अब इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ उन्नति टू ड्राइव द कार, अब उन्नति के लिए कितना आ जाएगा, फेवरेबल 4 गो है, टोटल कितना है 8 गो। बोल रहा किसका ज्यादा है, साफ साफ दिख रहा है, लिख लेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है, उन्नति का ज्यादा है प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि से टू ड्राइव द कार। तो बोल रहा है किसका ज्यादा है, तो लिखेंगे उन्नति का, है ना। तो लिख देंगे हेंस प्रोबेबिलिटी ऑफ उन्नति टू ड्राइव द कार, ड्राइव द कार इज ग्रेटर। और ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। आ रहा है सब लोग समझ में ये वाला क्वेश्चन। अभी देखो प्रोबेबिलिटी आप लोग को पढ़ाई नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग बना लोगे ऐसे क्वेश्चन को। क्लियर है सब लोगों को, बताइए। ठीक है, तो 30 तक हम लोग कर चुके हैं और 8 गो क्वेश्चन बचा है इसका। ठीक है, देखो यहाँ पे 8 गो क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो इसको हम आपको बता देंगे अगले सैटरडे को, फिर आपका पहला सिंपल पेपर खत्म हो जाएगा और इससे आप लोग का कुछ हद तक रिवीजन हो जाएगा, मतलब शुरू से लेकर अंत तक का। ठीक है, तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, मंडे को साइंस पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, बाय एवरीवन।